हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटी कन्वल्जेंट। आज हम एंटी कन्वल्जेंट के बारे में पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एपिलेप्सी सीज़र होता क्या है, इसके बारे में, सीज़र्स के टाइप क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और एक जनरल मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स का, एक जनरली कैसे काम करती हैं एंटी कन्वल्जेंट उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानो कि एपिलेप्सी सीज़र होता क्या है भाई। एपिलेप्सी सीज़र क्या होते हैं? एपिलेप्सी या जो सीज़र्स होते हैं इसको कॉमनली हम एपिलेप्सी बोलते हैं, सीज़र्स को कॉमनली हम एपिलेप्सी नाम से भी जानते हैं। ये जो है आपका ग्रीक वर्ड है एपिलेम्बर वर्ड से ये लिया गया है एपिलेप्सी, जिसका मतलब होता है टू सीज़ मतलब अचानक, सीज आउट करना। ग्रीक वर्ड होता है एपिलेम्बर जिससे ये वर्ड लिया गया है, इसका मतलब होता है टू सीज मतलब अचानक सडन चीज़ें होना। ये आपकी ऐसी कंडीशन होती है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नर्व का डिसऑर्डर होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। जिस न्यूरोनल डिसऑर्डर में क्या हो रहा है, आपका न्यूरो हिमोनल ट्रांसमिशंस जो भी ब्रेन के होते हैं वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। न्यूरो हिमोनल ट्रांसमिशन मतलब जो आपके नर्व इम्पल्सेस आ जा रहे हैं हमारी बॉडी में वो पूरी तरीके से क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। एक न्यूरो क्या होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है आपका, जिसमें कि न्यूरो हिमोनल ट्रांसमिशन जो भी ब्रेन में आते जाते रहते हैं वो पूरी तरीके से अफेक्टेड हो जाएंगे, डिसबैलेंस हो जाएंगे। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि एपिलेप्सी के केस में क्या होता है आपका, जो आप जैसे नॉर्मल आप जानते हो कि सेंसरी और मोटर चलती हैं। सेंसरी जैसे हमारा कुछ हुआ हमारी बॉडी में तो सेंसरी जो होती हैं आपके पर एक्शन हुआ, मोटर उनको लेके मतलब सेंसरी नर्व्स जो होती हैं उनको मैसेज लेके जाती हैं, फिर ब्रेन से मोटर वाली जो होती हैं बैक रिफ्लेक्स में एक्शन लेकर आती हैं। तो ये नॉर्मल काम चलता रहता है, नर्व इम्पल्सेस जनरेट होते रहते हैं। एपिलेप्सी के केस में क्या होता है कि ये जो आपकी सेंसरी और जो मोटर काम करती हैं, जो भी इनका एक्शन हो रहा है वो एबनॉर्मल हो जाता है। मतलब नॉर्मली जो उनको काम करना है, सेंसेशंस लेके जाने हैं लाने हैं, वो एबनॉर्मल हो जाएगा। एबनॉर्मल हो जाएगा तो जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं या जो भी पार्ट हैं आपकी, उनकी फंक्शनिंग जो होंगी वो सब डिस्टर्ब हो जाएगी, प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगी चीज़ें, मसल्स की प्रॉपर्टी लूज़ हो जाएगी और जो भी चीज़ें सब कंप्लीटली पूरी बॉडी में चेंज हो जाएगा। आपके कहने का मतलब मोटर और सेंसरी जो नर्व्स होती हैं उनकी एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से बाकी के ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनका फंक्शन चेंज हो जाएगा, मसल्स जो है उनका फंक्शन चेंज हो जाएगा, पूरी बॉडी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है एपिलेप्सी की कंडीशन में। अच्छा, क्लिनिकली देखा जाए तो ये जो सीज़र्स होते हैं वो आपका क्या करते हैं, ब्रेन के एरिया को अफेक्ट करते हैं। अगर किसी को झटके या सीज़र आ रहे हैं तो आपका नॉर्मली क्या होगा, जो ब्रेन का एरिया है, ब्रेन के एरिया ही अफेक्टेड होते हैं जो कि एबनॉर्मल हो जाते हैं, उनका स्टिमुलेशन एबनॉर्मल हो जाता है। आपका ब्रेन नॉर्मली जो काम करना चाहिए उसका स्टिमुलेशन बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल, मतलब या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, दोनों में से कोई भी कंडीशन डेवलप हो सकती है एपिलेप्सी के केस में। फिर कहा गया है कि नॉर्मली देखा गया जो हमारी जनसंख्या है उसमें 5 to 10% पॉपुलेशन में एट लीस्ट लाइफ में एक बार सीज़र तो होता ही है, आदमी को कोई ना कोई कंडीशन डेवलप होती ही है। 5 से 10% पॉपुलेशन में एट लीस्ट एक बार कोई भी सीज़र लाइफ टाइम में होगा ही होगा। और सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि ये जो एपिलेप्सी या सीज़र्स हैं वो इंसिडेंट सबसे ज़्यादा या तो बच्चों में होंगे, जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं उनमें, या तो बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हो जाते हैं उनमें होते हैं। ये जो एपिलेप्सी की कंडीशंस होती है या तो चाइल्डहुड में होगा, बहुत बचपने में आपको, या तो बहुत ही एडल्टहुड, लेटर एडल्टहुड कंडीशन है, उस केस में ये ज़्यादा इंसिडेंट्स पाए जाते हैं। तो ये जनरल आपका छोटा सा एपिलेप्सी का इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, एपिलेप्सी के क्या क्या झटकों के क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। तो एपिलेप्सी बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, जनरलाइज्ड, पार्शियल और स्टेटस। जनरलाइज्ड, पार्शियल, स्टेटस। जनरलाइज्ड के 2 टाइप हैं, ग्रैंड का दूसरा नाम टोनिक क्लोनिक सीज़र और दूसरा होता है पेटिमल का दूसरा नाम एब्सेंट सीज़र होता है। जनरलाइज के 2 टाइप हैं, ग्रैंड जिसे टोनिक क्लोनिक बोलते हो और दूसरा पेटिमल को हम एब्सेंट सीज़र भी बोलते हैं। ये तो पहला हो गया जनरलाइज। दूसरा होता है पार्शियल के 2 टाइप होते हैं, एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है, और थर्ड है आपका है स्टेटस। तो अब हम इसके बारे में छोटा एकदम शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे सारे जो भी एपिलेप्सीज़ हैं। फर्स्ट था जनरलाइज्ड का मतलब
ये ऐसी एपिलेप्सी होती है या ऐसे झटके होते हैं जिसमें आपका पूरा का पूरा ब्रेन जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। इंटायर ब्रेन जो आपका है इस सीज़र में इन्वॉल्व होगा। ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं वो इस सीज़र्स में इन्वॉल्व होते हैं। सिंगल पार्ट की बात ना कहें, पूरा का पूरा ब्रेन जो होता है वो इन्वॉल्व होगा। बेसिकली ये जो सीज़र्स होते हैं जनरलाइज्ड, ये 2 टाइप के होते हैं। पहला ग्रैंड mal या टोनिक क्लोनिक होता है, तो इसको आप टोनिक क्लोनिक भी बोलते हो ग्रैंड mal वाले को। इस सीज़र में क्या होगा आपका, आप अपना लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, मतलब आप अपना होश खो देंगे, आप बेहोशी की कंडीशन में आ जाएंगे, कंप्लीटली आपका मतलब बेहोश हो जाओगे आप। मसल्स स्पैज़म होगा, मतलब मसल्स में ऐठन वैठन होगी। और इस टाइप का जो सीज़र होता है ग्रैंड mal या टोनिक क्लोनिक, वो 2 से 5 मिनट तक ये झटके बने रहते हैं। मतलब आपको ये वाला झटका आया तो 2 से 5 मिनट तक ये झटका बना रहेगा बॉडी में। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, आप बेहोश हो जाओगे कम्प्लीटली, और मसल्स में ऐठन वैठन होगी, और 2 से 5 मिनट तक ये झटके बने रहते हैं टोनिक क्लोनिक वाले। दूसरा है पेटीमल। पेटीमल का दूसरा नाम होता है एब्सेंट सीज़र। ये बेसिकली बच्चों में देखा जाता है। जो पेटीमल वाला होता है बेसिकली बच्चों में देखा जाता है। इसमें भी क्या होता है, कम्प्लीटली आप अपना कोऑर्डिनेशन खो देते हो, मतलब आप बेहोशी की कंडीशन में चले जाओगे, और ये आपका 1 से 30 सेकेंड तक रहता है। 1 से 30 सेकेंड तक ये आपका जो आपका सीज़र है वो रहेगा पेटीमल वाला। ठीक, ये है आपका पेटीमल। ये तो देखिए जनरलाइज के 2 टाइप थे हो गए। अब बात करते हैं दूसरा वाला पार्शियल। पार्शियल का दूसरा नाम होता है फोकल। पार्शियल सीज़र बोलिए चाहे फोकल सीज़र बोलिए। पार्शियल सीज़र में क्या हो रहा है कि इसमें पार्शियल का मतलब आंशिक या आधा अधूरा। तो इस टाइप के सीज़र में ब्रेन का कोई भी पार्ट अफेक्टेड होगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ब्रेन ही अफेक्टेड हो, जैसे जनरलाइज में पूरा का पूरा ब्रेन अफेक्टेड हो रहा था, लेकिन पार्शियल वाले में या फोकल में आपका क्या होता है, कोई भी पार्ट ब्रेन का अफेक्टेड हो सकता है। कोई भी पार्ट, पूरा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। या इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो आपके नॉर्मली बॉडी में देखोगे तो दिखाई दे जाएंगे। ये पार्शियल वाला 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाला जो होता है उसका दूसरा नाम होता है जैक्सोनल मोटर एपिलेप्सी। जैक्सोनल मोटर एपिलेप्सी। इस कंडीशन में, सिंपल वाले में, आप अपना होश नहीं खोएंगे, मतलब आप बेहोश नहीं होएंगे, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है वो 1 से 2 मिनट होता है। मतलब सिंपल अगर आपको ये वाला हो रहा है सीज़र तो 1 से 2 मिनट तक आपकी बॉडी में ये सीज़र बना रहेगा, झटके बने रहेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स वाला होता है उसका दूसरा नाम होता है साइकोमोटर। कॉम्प्लेक्स सीज़र को आप क्या बोलोगे, साइकोमोटर भी बोलते हैं। ये बहुत अनकॉमन है, मतलब बहुत रेयर केस में ही पाया जाता है। सारे पेशेंट्स में आप नहीं देखोगे कि ये आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स वाला। इसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है पेशेंट में, अनकॉमन है। पेशेंट में बहुत स्वेलिंग आएगी और ड्यूरेशन ऑफ टाइम इनका 1 से 2 मिनट होता है। मतलब ये सीज़र होगा तो 1 से 2 मिनट तक पेशेंट में असर रहेगा, उसमें वो कंडीशन दिखाई देगी। पार्शियल। थर्ड था आपका पार्शियल के बाद स्टेटस। स्टेटस वाले में क्या हो रहा है, इस टाइप का जो सीज़र होता है या जो झटके आते हैं, इसमें आपका जो पेशेंट का ब्रेन डैमेज हो जाता है। स्टेटस वाले सीज़र में क्या होता है, जो ब्रेन आपका पेशेंट का होता है वो डैमेज हो जाएगा। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ सीज़र होता है 30 मिनट तक एक्शन रहता है। मतलब ब्रेन आपका डैमेज हो जा रहा है पेशेंट का, और इसका जो असर रहेगा सीज़र का, सीज़र वाले स्टेटस वाले का, वो 30 मिनट मतलब आधे घंटे तक असर रहता है। इसका आधे घंटे तक असर रहेगा। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्सी। 3 टाइप थे, जनरलाइज, पार्शियल, स्टेटस। तो ये पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वर्जेंट। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स जो होती हैं, मतलब ऐसी दवाएं जो कन्वर्जन में दी जाती हैं, झटकों में दी जाती हैं, उनका क्लासिफिकेशन अब हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन देख लीजिए। बेसिकली 10 कैटेगरीज होती हैं इसके अंदर। जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वर्जेंट है 10 कैटेगरी होती हैं। पहला बार्बिचुरेट। बार्बिचुरेट में कौन सी दवा आएगी, फिनोबार्बिटोन आती है। दूसरा डीऑक्सी बार्बिचुरेट, इसमें प्रीमिडोन आएगी। थर्ड हेडेंटोइन। हेडेंटोइन में फेनेंटोइंस आती है और फॉस्फेनेंटोइन आती है। चौथी है इमिनोस्टिलबिन। इमिनोस्टिलबिन चौथी कैटेगरी, इसमें कार्बिमाजिपिन आती है, ऑक्स कार्बिमाजिपिन आती है। 5वीं कैटेगरी है सक्सिनामाइड। सक्सिनामाइड में एथोसक्सिमाइड आती है आपकी। छठी है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक। तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक में वेल्प्रोइक एसिड, सोडियम वेल्प्रोएट, डिवेल्प्रोएक्स, ये सब आती हैं। 7वीं बेंजोडाजिपिन। बेंजोडाजिपिन में क्लोनाजिपाम, डायाजिपाम, लोराजिपाम और क्लोबाजिपाम, ये सब आती हैं बेंजोडाजिपिन में। 8वीं कैटेगरी है फिनाइल ट्रायाजीन। उसमें आती है लोमोट्राइजीन। लोमोट्राइजीन
नवी कैटेगरी है साइक्लिक गाबा। साइक्लिक गाबा में गाबापेंटीन और प्रीगैबेलिन आती है। लास्ट है न्यूअर ड्रग्स। न्यूअर ड्रग्स में आती है टोपिरामेट, जिनेसामाइड आती है, लिविट्रा एसिटम आती है और विगाबैट्रिन आती है। ये सब न्यूअर ड्रग्स में आती हैं आपकी। तो बेसिकली 10 कैटेगरीज हैं आपकी एंटी कन्वर्जन की, उसकी हमने आपको ड्रग्स बता दी। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी कन्वर्जन। एंटी कन्वर्जन ड्रग्स जो होती हैं उनका जनरल मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। जनरल मोड ऑफ एक्शन इनका बेसिकली 3 टाइप से मोड ऑफ एक्शन होता है। फर्स्ट वन है फैसिलिटेट द गाबा, मतलब ये दवाएं क्या करेंगी, कुछ दवाएं आपकी एंटी कन्वर्जन क्या करती है, गाबा को फैसिलिटेट करती हैं, उसको बढ़ावा देती हैं। लाइक बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजेपिन्स हो गया, डीऑक्सीबार्बिचुरेट, ये सब क्या करेंगी, मतलब आपने ये मेडिसिन इनटेक करी, गई ये गाबा पे गई, गाबा रिसेप्टर से बाइंड करेगी, गाबा रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद गाबा की एक्टिविटी को वहाँ बढ़ा देती है। गाबा की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो आपके क्या होंगे, हाइपरपोलराइजेशन हो गया। हाइपरपोलराइजेशन हो गया तो आपके जो भी ये जो सिम्टम्स आ रहे थे वो सब अब ख़त्म हो जाएंगे, एपिलेप्सी सीजर क्योर हो जाएगा। एक ये हो गया, क्योंकि गाबा की जो आपका क्या हुआ, गाबा की कमी हो गई थी तभी तो ये सब चीज़ें हो रही थी हमारी बॉडी में। अब गाबा का एक्टिविटी बढ़ गई, उसकी एक्शन बढ़ गया तो ये कमी भी आपकी क्योर हो गई। तो पहला वाला क्या था, ऐसी ड्रग्स जो फैसिलिटेट करती हैं गाबा को। तो बार्बिचुरेट है, डीऑक्सीबार्बिचुरेट है और बेंजोडाइजेपिन्स आती हैं। दूसरी आपका क्या इनका मोड ऑफ एक्शन है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ब्लॉक कर देती है न्यूरोनल आयन चैनल्स को। मतलब जो आपके चैनल्स थे जो ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गए थे, मतलब न्यूरोनल चैनल्स थे, लाइक कैल्शियम चैनल्स थे, आपके क्लोराइड चैनल्स थे जो ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, उन न्यूरोनल चैनल को क्या करेंगी, ब्लॉक कर देंगी। चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो अब क्या होगा, पोलराइजेशन ख़त्म हो गया, अंदर बाहर जो आपका आयंस का था वो आना रुक जाएगा। तो जो भी आपकी एपिलेप्सी या सीजर की कंडीशन डेवलप हो रही थी अब वो सही हो जाएगी। तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, हाइडेंटोइन कैटेगरी की जितनी मेडिसिन आएंगी वो, और सक्सिनामाइड कैटेगरी की जो ड्रग्स आती हैं वो इनमें आती हैं। कि ये सब क्या करती हैं, न्यूरोनल आयन चैनल जो होते हैं उनको सीधा जाके ब्लॉक कर देती हैं और अपनी एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी या सीजर्स को क्योर कर देती हैं। थर्ड कैटेगरी है आपकी मोड ऑफ एक्शन में अननोन, मतलब इसका आपको अभी तक पता नहीं चला है। इसमें वेल्प्रोएट्स हैं। वेल्प्रोएट क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन अभी तक हमें एज इट इज़ पता नहीं चला है कि क्या है इसका काम। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग।